हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मनोहर लाल कैबिनेट की आज शाम बैठक होगी। बैठक में करनाल में पिछले दिनों किसान संगठनों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की घटना की जांच सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस घटना की जांच के लिए कमेटी के गठन पर मुहर लगेगी। इसका प्रधान किसी जज या फिर रिटायर्ड जज को बनाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज शाम बुलाई। इसमें किसान आंदोलन से पैदा हालात, हरियाणा दिल्ली रास्ते को चालू करने और किसान प्रदर्शनकारियों पर करनाल में हुए लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बताया जाता है इस बैठक में करनाल लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी पर मुहर लग सकती है। बैठक में जांच कमेटी के स्वरूप के साथ ही इसकी अध्यक्षता करने वाले जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस का नाम फाइनल होने की संभावना है। कैबिनेट की मंजूरी के बिना कमेटी में जस्टिस या फिर रिटायर्ड जस्टिस को शामिल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि करनाल में सरकार और किसान मोर्चा के बीच बातचीत में जांच पर सहमति बनी थी। तो आपको बता दें मनोहर लाल कैबिनेट की आज शाम बैठक होगी। बैठक में करनाल में पिछले दिनों किसान संगठनों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की घटना की जांच सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस घटना की जांच के लिए कमेटी के गठन पर मुहर लगेगी। इसका प्रधान किसी जज या फिर रिटायर जज को बनाने के लिए कमेटी के गठन पर मुहर लगेगी। इसका प्रधान किसी जज या फिर रिटायर्ड जज को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज शाम को बुलाई है और इसमें किसान आंदोलन से पैदा हालात, हरियाणा दिल्ली रास्ते को चालू करने और किसान प्रदर्शनकारियों पर करनाल में हुए लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है, एक अहम बैठक कह सकते हैं, क्योंकि करनाल किसान लाठीचार्ज पर कोई बड़ा जो फैसला है वो भी इस बैठक में हो सकता है। बैठक में जांच कमेटी के स्वरूप के साथ ही इसकी अध्यक्षता करने वाले जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस का नाम फाइनल होने की संभावना है। कैबिनेट की मंजूरी के बिना कमेटी में जस्टिस या फिर रिटायर्ड जस्टिस को शामिल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें करनाल में सरकार और किसान मोर्चा के बीच बातचीत में जांच पर सहमति बनी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विश्व कार मुक्त दिवस मनाने के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ साइकिल चलाई और इस दौरान वो अपने आवास में चंडीगढ़ में सचिवालय तक साइकिल से पहुंचे और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुरू से सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर विचार किया जा रहा है। विश्व कार मुक्त दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साइकिल चलाकर हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंचे। 22 जुलाई न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों ने इसको सन 2000 में इस दिन को फ्री कार डे मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के, पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल, पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है और हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके और इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई। जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई, उनको हमने प्राणवायु देवता कहा और प्राणवायु देवता इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गांव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन, ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है, कभी कहीं और जगह ये नहीं लिया गया, लेकिन ऐसी
ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं वही लंबे समय तक भी चलेगी। खास करके डीजल पेट्रोल पर चलने वाले जो वाहन हैं उनकी आयु 10 साल से आगे बढ़ती है तो उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो सरकार ने एक फैसला किया है, खास करके एनसीआर के एरिया में केंद्र सरकार की ओर से ये हिदायत है कि 10 साल से पुराने वाहन, उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी ये बनाई गई है केंद्र द्वारा, और उस अनुसार हम भी 10 साल से ज़्यादा के जो वाहन हैं वो सड़कों से कैसे हटाए जाए, उनकी जगह नए वाहन, ई वाहन कैसे मिलाएं। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा के 3 अहम मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई और तीनों ही मुद्दों पर अमित शाह ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आइए आपको बताते हैं क्या हैं वो 3 खास मुद्दे। ये कि विधानसभा भवन में ना हमारे विधायक जो हैं 90 विधायक हैं, अगर उनके अंदर जो परिसीमन दोबारा होने वाला है उसके मुताबिक संख्या बढ़ेगी, लेकिन हमारी परिस्थिति ये है कि इस भवन के अंदर जो हमारा हॉल है उस हॉल के अंदर 1 या 2 भी सीट अलग से नहीं लग सकती, ज़्यादा नहीं लग सकती। तो उस दृष्टि से अगर पूर्व सीमांकन के बाद परिसीमन के बाद संख्या बढ़ती है तो जो नए विधायक हैं जो उनके बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी। उसके अलावा जो हमारी कमेटियों की स्थिति है कि कमेटियों की मीटिंग्स के लिए हमारे पास जगह नहीं है, कमेटियों के जो हमारे चेयरमैन हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक के जो हमारे मंत्री हैं, हमारी जो सत्र होता है विधानसभा का उस समय उन्होंने कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं, उसके लिए उनको बैठने की अव्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। वो भी हमारे पास समय की ये स्थान की कमी के कारण हम उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे। दूसरा विषय था कि जो हमारा पंजाब के साथ 1966 के अंदर डिवीज़न हुआ था 60 और 40 के हिस्से से, 60% पंजाब का हिस्सा था, 40% हमारा था, लेकिन अभी तक हमें 27% मिला। वो जो सभी हमने पत्र या जो हमारे विधानसभा के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ था या जो हमें गवर्नर साहब से जो आदरणीय प्रशासक थे चंडीगढ़ के तत्कालीन बीपी बदनौर जी, उनसे मिलकर के जो हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, सभी पार्टियों के उसके अंदर नेता थे, तो वो सारा जो हमारा पत्राचार हुआ है वो भी मैंने उनके समक्ष रखा है। और उन्होंने कहा कि उस समय से उन्होंने कहा कि उस समय क्यों नहीं आपने, मैंने कहा ये तो तत्कालीन जो लोग थे उनकी नहीं उनको ध्यान आया, तो लेकिन अब ये 13% हिस्सा हमें मिला। यूनिवर्सिटी जो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और जो उसका वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर या देश की जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में एक अच्छा स्थान है, उसमें हमारा हिस्सा था। जब विभाजन हुआ था उसमें हमारा हरियाणा का भी हिस्सा था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बंसीलाल जी ने वो हिस्सा जो था, वो जो उसके अंदर अपना शेयर था, वो विड्रा कर लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस समय में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमें हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जो इस क्षेत्र के कॉलेजेस हैं, चाहे वो पंचकूला से हैं, चाहे वो अंबाला से हैं, चाहे वो यमुनानगर से हैं, इस क्षेत्र के कॉलेजेस की एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हो और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा हक है वो हमें मिले, उसके लिए अभी एक पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसमें ये लिखा है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो इस परिधि के अंदर कॉलेजेस आते हैं उन सब का इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होना चाहिए। तो उस विषय में मैंने कहा कि क्योंकि पंचकूला के ये सभी कॉलेजेस उस परिधि में आते हैं तो हमें भी इन कॉलेज की एफिलिएशन मिलनी चाहिए
और जो हरियाणा का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी दिया था कि जो भी हमारा शेयर है उसका जो एक्सपेंडिचर है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 92% जो है वो सेंटर का शेयर है और 4% पंजाब का है, 4% हरियाणा का है। उसके लिए हमने उनको एफिडेविट दिया है कि जितना भी खर्चा पंजाब यूनिवर्सिटी का 4% के हिस्से से हमारा पास आएगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार का एफिडेविट भी हमारी सरकार की तरफ से यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर दिया। कहना है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, उसका वाया मीडिया क्या है ये सरकार तय करे कि कैसे इसके समस्या का समाधान हो सकता है और जल्दी समाधान होना चाहिए। विशेष तौर पर ये जो 2-3 इश्यू हैं इसका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कार फ्री डे पर साइकिल यात्रा की। मंत्री बनवारी लाल ने रेवाड़ी के बावल में अपने निवास से गुर्जर चौपाल तक साइकिल की सवारी की। तो वहीं इस दौरान सहकारिता मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ शरीर के लिए साइकिल की सवारी को उत्तम बताया। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में जलभराव का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी पहुंची और इस दौरान स्कूल में जल जमाव का जायजा लिया और सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विफलताओं का विकास हुआ है, विकास कार्य जमीनी स्तर पर बैकगियर में चले गए, इसका पता 2.5 साल के बाद चलेगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल निकासी को लेकर प्रशासन अपने दायित्व को निभाए और जल निकासी करवाए, अन्यथा जल जमाव के कारण अनेकों बीमारियां पैदा होंगी। तो साथ ही आपको बता दें, चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में 1.5 से 2 फीट पानी पिछले 2 सप्ताह से जमा है और इसकी निकासी में प्रशासन लगा है और कल से फिर हुई बारिश सिरदर्द बन चुकी है। विकास तो विफलता का विकास हुआ है, बिल्कुल कुछ जमीनी रूप पे सब रिवर्स गियर पे चले गए। सरकार कह रही है तो ऐसा है कि उनको 2.5 साल बाद असली जो है ना, जो रिजल्ट उनको मिलेगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल है और केवल ये ही नहीं कि नई बिल्डिंग बने, वो तो बनाना ही चाहिए प्रशासन को, लेकिन ये एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है और इसको जल्दी से जल्दी पानी 1-1.5 महीना हो गया है और अभी ही कोरोना काल जो ख़त्म भी नहीं हुआ है, किस प्रकार से लोग उससे जूझ के निकले। लोगों के पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स नहीं थे और अब आगे आने वाले समय में डेंगू और मलेरिया पैदा होगा अगर ये लोग तरीके से और जल्द से जल्द इस सिचुएशन को एड्रेस नहीं करेंगे और पानी को यहाँ से ड्रेन आउट नहीं करेंगे। जबरदस्त पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम हो नहीं सकता। ये नागरिक का इसके अंदर दायित्व नहीं है, ये प्रशासन का इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार से जल्दी से अपना ये काम करें। जैसे चौधरी बंसी लाल जी जब वो कहा करते थे कि अभी सड़क बननी है तो वो बनेगी, तो जब प्रशासन, ये नागरिक तो नहीं कर सकता ना इस काम को। और जहाँ पे दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको इतना एक हफ्ता बंद रहा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस घर में शहनाइयां गूंजने की तैयारियां चल रही थी उसमें मातम छा गया। मेजर अनुज की सगाई हो चुकी थी। 18 सितंबर को मेजर अनुज राजपूत का जन्मदिन मनाया गया था। मंगलवार सुबह उनकी मां उषा आर्य से सहेली को बताया था कि फरवरी 2022 में अनुज की शादी कर दूंगी। उषा सेक्टर 20 स्थित गांव कुंडी के सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। वह शादी को लेकर काफी खुश थी और घर में बहू लाने की तैयारियों में जुटी थी कि मंगलवार को बेटे की शहादत की खबर आ गई। मेजर अनुज की गत 25 अगस्त को दिल्ली में सगाई हुई थी। शहीद मेजर अनुज राजपूत का परिवार पंचकुला के सेक्टर 20 में रहता है। उनकी शहादत की खबर को मिलते ही माता पिता जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। इस खबर से उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।
बुधवार दोपहर को मेजर अनुज का पार्थिव शरीर उनके घर पंचकुला लाया गया। यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। सर, आज पंचकुला ने एक अपना सपूत खोया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ। एक मिलिट्री के इतने बड़े ऑफिसर मेजर रैंक के, और जिस प्रकार का हादसा यहाँ हुआ उधमपुर में, तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। परिवार ने तो अपना सपूत खोया ही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद कस्बे में किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस्माइलाबाद की अनाज मंडी में कुरुक्षेत्र सहित आसपास के जिलों से भारी संख्या में किसान पहुंचे। बारिश के बावजूद जहां पंडाल में भारी संख्या में किसान जुटे, तो वहीं महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। एसकेएम की किसान बचाओ देश बचाओ महापंचायत में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शिरकत की। किसानों ने मंच से एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की हुंकार भरी और मांगों को लागू होने तक विरोध जारी करने की बात कही। हरियाणा के तोशाम समेत आसपास के कई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से खरीफ की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। उधर रोजगार के बड़े केंद्र खानक और डाडम में अचानक हुई बारिश से खनन गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा है। खनन क्षेत्र में बारिश के होने से जहां पर रास्ते पानी से लबालब हैं, तो वहीं पत्थर लेकर निकलने वाली गाड़ियां और मशीनें बीच रास्ते फंसी नजर आई, जिसका सीधा असर खनन गतिविधियों पर पड़ रहा है। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, तो कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नौकरी पेशा लोग बीच सफर में फंसे नजर आए और स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों से दो चार होना पड़ा। अगर बात की जाए प्रशासन के दावों की, तो सुबह उस वक्त हवाई ये दावे होते हुए दिखाई दिए जब फतेहाबाद के धर्मशाला रोड को रुक रुक कर हो रही बारिश ने पानी से लबालब कर दिया। जिधर नजर दौड़ाएं लोग पानी के बीच जद्दोजहद करते नजर आए, तो वहीं जल निकासी न होने से शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फसलों को इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। पहली बारिश से भी बहुत नुकसान हो रही है, और अब तक धानों की फसल है, नरमा है, और इस नुकसान के कारण किसान बहुत ही दुखी है। हम तो जी परमात्मा से अरदास करते हैं कि बारिश बंद होए, ताकि किसान अपने आप काम धंधे से संतुष्ट हो सके और फसलों का बचाव हो सके। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में ठेके पर काम करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी पवन कुमार को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपित ने ठेके पर कार्यरत महिला कर्मी की सेवाएं नियमित रखने के लिए 45,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। टीम ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को टीम अपने साथ लेकर गई है। स्टेट विजिलेंस अंबाला के डीएसपी रामदत्त नैन ने बताया कि एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में ठेके पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मी संदीप ने स्टेट विजिलेंस को शिकायत दी कि वह और उसकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में ठेके पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है। अस्पताल में ठेके पर लगा चतुर्थ श्रेणी कर्मी पवन कुमार उसकी पत्नी की सेवाएं नियमित रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपित उसकी पत्नी की हाजिरी भी रजिस्टर में नहीं लगाता था। आरोपित ने रिश्वत में 45,000 रुपए की मांग की। आरोपित पवन ने तंग आकर शिकायतकर्ता संदीप से इसकी सूचना विजिलेंस टीम को दी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जी सर, क्या कहेंगे यहाँ पर आपने रेड किया? आज संदीप कुमार है यहाँ, वो वार्ड अटेंडेंट था, उसकी मिसेज सीमा यहाँ पे वार्ड अटेंडेंट थी। उसको जो है ऊपर जो हाजिरी अटेंडेंट लगवा देते थे, लेकिन नीचे जो ये ग्लोबल कंपनी वाले हैं ये हाजिरी नहीं लगवाते थे उसकी। वो हाजिरी लगाती थी तो उस पर वो फ्लूड कर देते थे और ये कहते थे कि जब तक ना को पैसे नहीं दोगे 15,000 रुपये, तब तक हम आपके अटेंडेंस ऊपर नहीं भेजेंगे। तो आज उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है पवन कुमार को।
15,000 रुपये लेते हुए जी, और उस पर मुकदमा में जो कार्रवाई है अरेस्ट करके कल कोर्ट में पेश किया। कंप्लेंटेंट कौन था जी? संदीप कुमार। संदीप क्या कुमार। इसके खिलाफ पहले भी ऐसा कोई नहीं, पहले कोई। आगे की तफ्तीश चल रही है। आगे की तफ्तीश कल इससे अपना वो पूछताछ करेंगे और कोर्ट से रिमांड लेकर रेवाड़ी में कनीना क्षेत्र के गांव घनौंदा में पूर्व सरपंच विक्रम सिंह की गोली और धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। मंगलवार रात को घर के बाहर ही बदमाश वारदात को अंजाम दे गए। 2 से 3 आरोपी गांव के होने का संदेह है। गंभीर हालत में परिजन इलाज के लिए उसे रेवाड़ी लेकर गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते विक्रम का कत्ल किया गया। विक्रम सिंह खुद भी हत्या के एक मामले में आरोपी था। पैसा दिया सी अब विक्रम ने मार दे मनोज विक्रम को केसवार है 20 साल की सजा में। कितनी गोली लगी उसे? 7-8 लग रही है जी, निशान ये है। नहीं ये रहा निशान है इनके पास। तो क्या मांग करते अभी आप? मांग ये करते हैं उनको उठा लो। एक वो बड्डू डॉक्टर है, उसके घर में मीटिंग हुई है, वो भी नहीं उठाया अब तक ना। सरपंच के बार बच्चों के पास फोन आते हैं, वकील है। ऐसा जी गांव धनौंदा है, थाना कनीना में। वहाँ पे पुरानी रंजिश के चल रहे थे। 2016 से इनके मुकदमे दोनों पार्टियों के आपस में चल रहे थे। उस पुरानी रंजिश की वजह से कल शाम को जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने विक्रम एक्स सरपंच था गांव धनौंदा का, वो गांव में गया हुआ था। तो उसको शाम को 7:30 बजे करीब तो दूसरे पक्ष के 5-7 लड़के आए हैं। वो देसी पिस्टल वगैरह ले रहे थे, कुछ हथियार थे, तेज़धार हथियार उनके पास। उन्होंने घर के बाहर बुलाया है, जैसे रोड़ा सुन के वो बाहर आया है, तो बाहर अंधेरे की वजह से उन्होंने जैसे ही आया है उसको गोलियों से वार कर दिया। उन तलवार से जो हथियार था उससे चोटें मार दी, जिससे विक्रम वहाँ पे घायल हो गया। जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुँची। उस टाइम मजरूम को इलाज के लिए ले जाया जा चुका था। वो आरोपी वहाँ से भाग चुके थे। तो उसके बाद में सूचना मिली कि उसको रेवाड़ी लाया गया है, तो हम यहाँ और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।